नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर गोल में। आज का जो हमारा वीडियो है उसका शीर्षांक है स्लिप डिस्क। तो दोस्तों, बैक पेन एक ऐसी दिक्कत है जो लगभग हर किसी को कभी ना कभी उनकी लाइफ में हो ही जाती है। अगर इसका हम प्रेवलेंस देखेंगे तो लगभग 80% इसका प्रेवलेंस है। इसका अर्थ यह है कि हर 10 में से 8 लोगों को कभी ना कभी बैक पेन की दिक्कत होती है। जो स्लिप डिस्क दिक्कत है वो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि यंग इंडिविजुअल में अधिक होती है। 20 to 50 ईयर्स जो एज ग्रुप है इसमें बहुत ही कॉमनली ये देखा जाता है। 20 to 50 ईयर्स एज ग्रुप में यूजुअली ये एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं जो मतलब बहुत अच्छे से काम करना, ये सारी चीजें रेगुलरिटी में करते हैं, उनमें ये कॉमनली होता है। कुछ एक ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज होते हैं 50 ईयर्स के बाद, उनमें भी ये डिस्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस कंडीशन को हम डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज बोलते हैं। मतलब उम्र दराज होने के कारण, डिस्क के खराब होने के कारण डिस्क का बल्ज होना या फिर प्रोलैप्स होना। तो डिस्क स्लिप डिस्क होता है या डिस्क बल्ज होता है, ये कॉमनली किस में देखा जाता है या फिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी या फिर अधिक वजन होना। दूसरा है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ऐसे लोग जो कि एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं और बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, उनमें स्लिप डिस्क की जो कंडीशन है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है स्मोकिंग। कुछ ऐसे लोग जो कि रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, उससे डिस्क का न्यूट्रिशन इफेक्ट होता है और डिस्क का न्यूट्रिशन इफेक्ट होने के कारण डिस्क में प्रोलैप्स या फिर ये दिक्कत है, बल्ज की दिक्कत बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। इसके अलावा हैवी वेट लिफ्टर्स, ऐसे लोग जो कि मैनुअल लेबरर्स हैं जिनका भारी वजन उठाने का काम अक्सर आता है, या फिर ऐसे लोग जो कि जिम एथलीट्स हैं जो कि रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते हैं बॉडी बिल्डिंग के तौर पर। सबसे कॉमनली जो स्लिप डिस्क का रीजन होता है वो यूजुअली इस कंडीशन में होता है जिसमें हम कोई भी वेट प्रॉपर पोस्चर में नहीं उठा पाते। यूजुअली जब हमें कोई वेट जमीन से गिरा हुआ कोई भी वेट है या कोई जमीन पे चीज पड़ी है उसे हमें उठाना है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने घुटनों को मोड़ के अथवा हम स्क्वैट करके उकड़ू बैठ के उस चीज को लेने की कोशिश करें, ना कि कमर से झुक करके उस चीज को उठाएं। तो दोस्तों, जो वर्ड स्लिप डिस्क है वो बेसिकली एक मिसनोमर है। मतलब ये एक काल्पनिक वर्ड है, गलत वर्ड है। एक्चुअली में कोई डिस्क कहीं से खसकती नहीं है। होता क्या है डिस्क में वो मैं आपको बताऊंगा। डिस्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एक, आप इमेजिन करें एक संतरे को या ऑरेंज को, तो उसका एक ऊपरी खोल होता है, आउटर पार्ट, जो कि आउटर कवरिंग हमेशा टफ होती है या फिर कड़ी होती है, और इनर पार्ट पिलपिला होता है, वो नरम होता है, जेली लाइक होता है। तो जो आउटर पार्ट होता है उसको हम एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं, इनर पार्ट को हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। तो जो आउटर वाला भाग है उसमें अगर कोई वीकनेस आ गई तो डिस्क उसके थ्रू पीछे की तरफ बल्ज कर जाती है, या फिर उसमें कोई रेंट आ गया, कोई टीयर आ गया, तो डिस्क का मटेरियल उससे बाहर निकल जाता है और वो क्या करता है, नर्व्स को इरिटेट करता है। नर्व्स को इरिटेट करने के कारण वो नर्व जिस हिस्से में सप्लाई करती है वहां पे हमें दर्द होता है। तो इस चीज को हम इस मॉडल पे भी देखने की कोशिश करेंगे। आप ये जो देख पा रहे हैं ये हमारी स्पाइन की हड्डियां हैं ऊपर से नीचे तक। ये जो निचला भाग है इसको हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। जो डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है मोस्ट कॉमनली लंबर वर्टिब्रा वाले रीजन में होती है। ऐसे हम समझे लगभग 15 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द नेक वर्टिब्रा। इसमें भी मोस्ट कॉमनली जो डिस्क देखने को मिलती है वो L4, L5 या L5S1 डिस्क प्रोलैप्स होता है। तो ये होता क्या है, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये लंबर वर्टिब्रा है, ये L5 है, ये L4 है, ये L3 है, ये L2 है, ये L1 है। इनके बीच में ये जो आप एक बल्ज जैसा देख रहे हैं, एक गादी जैसी चीज देख रहे हैं, इसको हम डिस्क कहते हैं। और जब ये डिस्क, मैंने बताया कि जो बाहर का जो लेयर है, जो खोल है, उसमें कोई कमजोरी है या कोई टीयर आ गया है, उसके कारण ये पीछे की तरफ बल्ज कर जाती है या प्रोलैप्स कर जाती है और वो इस नस को धक्का देती है। दोस्तों, इन जॉइंट्स पे हर लेवल पे हर दो हड्डियों के बीच में दो नर्व्स निकलती हैं, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ। तो ये डिस्क जिस तरफ बल्ज होती है उस तरफ की नस को दबान करती है और वो नस जहां सप्लाई करती है वहां हमें दर्द होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये राइट साइड बल्ज कर रही है तो हमें दाहिने पैर में दर्द उतरता दिखाई देगा। तो अब हम आते हैं दोस्तों की डिस्क
जो प्रोलैप्स है या फिर स्लिप डिस्क है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मरीज किस तरह से हमें प्रेजेंट करेगा। मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स इसमें होता है वो है पेन, दर्द। पेशेंट को बहुत ही भीषण पेन होता है। यूजुअली वो ऐसा रिकलेक्ट करता है कि मैंने कोई भारी चीज उठाई थी या फिर मैं अचानक से झुक करके कुछ काम कर रहा था और मुझे ये दर्द हुआ और तब से मेरा दर्द 24-48 घंटे या हफ्ते भर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पेन या तो बैक में होगा या फिर लेग्स में होगा या दोनों जगह होगा। इसके अलावा स्टैंडिंग में दिक्कत, लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिटिंग में दिक्कत या इवन वॉकिंग में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा टिंगलिंग और नमनेस, इसका अर्थ है झुनझुनाहट होना या फिर पैरों में सुन्नपन आना। अगला सिम्टम है शियाटिका। शियाटिका क्या है दोस्तों? शियाटिका कोई बीमारी नहीं है। शियाटिका इस जो डिस्क प्रोलैप्स है या डिस्क बल्ज है या स्लिप डिस्क कंडीशन है उसका एक सिम्टम है शियाटिका। शियाटिका में क्या होता है? कूल्हे रीजन में, ग्लूटियल रीजन से या फिर कमर के भाग से दर्द हमें नीचे एक तरंग जैसा ट्रैवल करता हुआ पैर तक जाता है और वो दर्द इतना सिवियर होता है कि वो मरीज का डिफरेंशिएट कर पाना कि दर्द कमर से है या पैर से है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब एक करंट जैसा दर्द कमर से शुरू होता हुआ पैर तक नीचे जाना। इसके अलावा सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको हम रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। मतलब ऐसे सिम्टम्स जो कि दोस्तों इसमें हम 1 सेकंड भी वेट नहीं कर सकते और हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो कौन से सिम्टम्स हैं? ऐसा कमर दर्द जो हमें बुखार के साथ आ रहा हो, ऐसा कमर दर्द जिसमें हमारे पैरों में या हाथों में कमजोरी शुरू हो गई हो। इसका अर्थ है कि हमारे पंजों का जो ताकत है, जो पावर है वो कम हो गया हो या पैरों में ताकत कम हो गई हो। ऐसा कमर दर्द जिसमें हमें दोनों पैर के ऊपरी भाग या ग्रोइन रीजन में हमें सुन्नपन या फिर झुनझुनाहट हो रही हो। ऐसा कमर दर्द जो कि चोट के बाद हमें शुरू हुआ हो। ये सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो कि अलार्मिंग साइंस हैं जिसमें हमें तुरंत के तुरंत डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए। तो अब आते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन में जो मैं अलार्मिंग साइन में बोलना भूल गया, वो है यूरिनरी और फीकल कंट्रोल नहीं रह पाना। इसका अर्थ क्या है कि टॉयलेट पे हमारा कंट्रोल छूट जाए कमर दर्द के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिम्टम है। अब दोस्तों इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसका जो डायग्नोस्टिक मॉड्यूल में एक्सरे कोई बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। एक्सरे में ज्यादा से ज्यादा हम ये देख सकते हैं कि डिस्क की हाइट कितनी है, मतलब कमर की 2 हड्डियों के बीच में जो गैप है वहां पे डिस्क है और वो गैप कम ज्यादा हुआ है, हम वो देख सकते हैं, मतलब डिस्क की हाइट देख सकते हैं। लेकिन डिस्क के अलावा नसों पे क्या इफेक्ट पड़ा है, डिस्क बल्ज हुई है या नहीं हुई है, किस तरफ की नस पर दबान कर रही है, ये सारी चीजें देखने के लिए एमआरआई आवश्यक है। आज के स्टेज में लोग सेल्फ डायग्नोसिस ज्यादा करते हैं और मैंने देखा है अमूमन पेशेंट्स कई बार स्वयं ही एमआरआई करा करके आते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट में बड़े बड़े अक्षरों में, ब्लैक वर्ड्स, कैपिटल लेटर्स में बहुत सारा कुछ लिखा होता है और मरीज एकदम हतप्रभ होकर एकदम टेंशन में दौड़ता भागता आता है और कहता है सर मुझे इतनी सारी दिक्कतें हो गई, अब मेरा क्या होगा। तो दोस्तों वो जो ब्लैक लाइन में जो हेडिंग्स लिखी जाती हैं उनका कोई अर्थ नहीं है जब तक आपके क्लिनिकल कंडीशन से वो कोरिलेट ना हो। एमआरआई खाली एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, पर उससे डायग्नोसिस नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स में है वो क्लिनिकली आप पे अगर डॉक्टर मैच करते हैं तभी उस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस है, तो रिपोर्ट देख करके घबराना नहीं। तो दोस्तों हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं डिस्क बल्ज में? स्लिप डिस्क जो है उसका ट्रीटमेंट अगर हम समझें तो 90% केसेस को बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 90% केसेस कैन बी ट्रीटेड विदाउट एनी सर्जरी। जो ये 10% केसेस होते हैं वो यूजुअली ऐसे केसेस होते हैं जिनमें 3 महीने या 6 महीने से अधिक ट्रीटमेंट हो गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या मैंने जो रेड फ्लैग या फिर जो डेंजरस साइंस बताए थे उनके साथ वो सिम्टम्स अगर एसोसिएटेड हैं तब हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अगर सर्जरी नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा जो ऑप्शन है वो हमारे पास मेडिसिन के हैं। इसमें एनाल्जेसिक मेडिसिन हैं, कुछ न्यूरोपैथिक पेन किलर्स होते हैं जो कि नस के जो दर्द होता है उसको रिलीफ देती है। इसके अलावा एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। मेरे ही चैनल पे 2 वीडियोस हैं, एक शियाटिका में एक्सरसाइजेस के और एक टेलबोन पेन एक्सरसाइजेस के, जो किसी भी कमर दर्द को बहुत अच्छी तरह से ठीक करने में मदद कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिजियोथेरेपी,
एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छा रोल है स्लिप डिस्क में, और अच्छी फिजियोथेरेपी से भी इसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शंस, फेसिटल इंजेक्शंस, फेसिटल ब्लॉक्स, ऐसे इंजेक्शन जो कि जहां पे आपके डिस्क कोलैप्स है उसी हिस्से में जाकर के दिया जाता है। ये यूजुअली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ही देते हैं आपको। ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाइव एक्सरे मशीन में देखते हुए जिस भाग में डिस्क का बल्ज होता है वहां पर इंजेक्शन दिया जाता है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन अपने पास सर्जरी का होता है। सर्जरी में हम जो डिस्क का पोर्शन बल्ज कर दिया जाता है उसको हम निकाल देते हैं, इसे हम डिसेक्टमी सर्जरी कहते हैं। ये ओपन सर्जरी भी होती है और आज की डेट में माइक्रो डिसेक्टमी भी होती है, दूरबीन से भी ये सर्जरी पॉसिबल है। लेकिन ये खाली उन केसेस में जिनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गया है या फिर पेशेंट को सफाइज नहीं कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको डिस्क प्रोलैप्स की संबंधित जो भी दिमाग में संशय होंगे वो इससे क्लियर होंगे। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं विदा लूंगा, धन्यवाद।